पढ़ा होगा आप लोगों ने ITI, अगर ITI है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ड्राइंग क्या होता है, हमारे जो है सिलेबस का एक पार्ट होता है। तो ड्राइंग हमको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमको डिज़ाइन करनी है। बहरहाल अभी इस जो ड्राइंग पेंसिल वाली है उसका उतना महत्व तो नहीं है, क्योंकि अब AutoCAD का सिस्टम आ गया, यानी कि जो भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं किससे बनाते हैं, कंप्यूटर में बनाते हैं और 3D डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, या तो ड्राइंग बनाना है या तो डिज़ाइन बनाना है। फिर क्या करनी है, हमको उस जॉब को बनाने के लिए जैसे हमने ड्राइंग बनाई है वैसे ही क्या करनी है, उस जॉब पे मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने का फ़ायदा ये है कि जो मार्किंग होती है उससे हमारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और अगर हम मार्किंग नहीं करेंगे, सही से मार्किंग नहीं करेंगे, या हमने मार्किंग किया ही नहीं, तो जितनी एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि जैसे जॉब हमको बनाना है हम वो जॉब बना नहीं पाएंगे। तो मार्किंग का किसी भी जो शॉप होती है उसमें क्या होता है, मार्किंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले ये देखिए मार्किंग टूल के मैंने फिगर बनाए हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। फिगर मैंने इसलिए पहले बना लिए हैं ताकि बाद में फिगर बनाने में समय कम लॉस हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग मीडिया। अब आइए देखते हैं मार्किंग मीडिया है क्या। मार्किंग मीडिया, अब देखिए जब किसी भी धातु की सरफेस पर हमको क्या करनी पड़ती है, मार्किंग करनी पड़ती है, तो उस पर आसानी से क्या होती है, मार्किंग नहीं होती, क्योंकि भाई धातु हमारी हार्ड होती है, इतना आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उस पर मार्किंग नहीं कर सकते हैं। तो हम उसकी सतह पर क्या लगाते हैं, उसकी सतह पर एक लेप लगाते हैं, ठीक है। उसकी सतह पर एक लेप लगाते हैं, यानी कि आप उसे एक पेंट टाइप का कुछ भी कह लीजिए, जिससे जब हम पेंट हमारा सूख जाता है या जो मार्किंग मीडिया है वो हमारा सूख जाता है, तो जब हम जाओ पर कोई लाइन खींचना हुआ, कोई वृत्त खींचना हुआ, ये सभी चीज़ें मार्किंग करते हैं तो आसानी से हमारी क्या हो जाती है, मार्किंग हो जाती है। तो मार्किंग करने से पहले धातु की सतह पर जो लेप लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मार्किंग मीडिया। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कई तरह के होते हैं। तो आइए हम लोग जो तरह तरह के हमारे मार्किंग मीडिया होते हैं उनके बारे में हम लोग शुरू से देखेंगे। पहले नंबर पे हमारा आता है साधारण चाक, ठीक है। पहले नंबर पर हमारा मार्किंग मीडिया जो आता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा साधारण चाक, ठीक है। अब देखिए साधारण चाक का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो हम लोग बात करेंगे वो सभी क्या करेंगे, वो सभी चीज़ें पॉइंट वाइज बात करेंगे। इसका उपयोग रफ सरफेस यानी कि जो हमारी खुरदुरी सरफेस और कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए क्या किया जाता है, कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है, कास्ट आयरन के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है, तो साधारण चाक या चूने का पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ब्लू विट्रियॉल। दूसरे नंबर पर जो हमारा मार्किंग मीडिया आता है वो आता है ब्लू विट्रियॉल, ठीक है। तो अब देखिए ब्लू विट्रियॉल को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्लू विट्रियॉल में क्या होता है, 1/4 गैलन पानी। अभी मैं आपको गैलन की परिभाषा बताऊंगा। 1/4 गैलन इसमें पानी ले लेते हैं। 4 से 5 औंस क्या ले लेते हैं, नीला थोथा इसमें ले लेते हैं, ठीक है, नीला थोथा। और 4 से 5 बूंद क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। 4 से 5 बूंद क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मिला के क्या बनाया जाता है, इसको मिला के हमारा ब्लू विट्रियॉल बनाया जाता है। और इसका जो कलर होता है यानी कि जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है, वो तांबे के रंग जैसा होता है, ठीक है। इसका रंग जो है ब्लू विट्रियॉल का कैसा होता है, तांबे के रंग जैसा होता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। बहरहाल ये सभी चीज़ें मैंने आपको
जो गैलन है, इसमें गैलन में कितना लीटर होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको पिछले जो लेक्चर में, यानी कि मापन की विधियां एवं मापन की पद्धतियां, इस लेक्चर में मैंने आपको क्या की थी, ये सभी चीज़ें पढ़ाई थी। तो 1 गैलन बराबर, आप नोट कर लीजिए, 1 गैलन बराबर हमारा कितना होता है, 1 गैलन बराबर हमारा होता है 3.785 लीटर। ठीक है, तो 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, 1 गैलन बराबर हमारा होता है 3.785 लीटर। जबकि बात करें 1 औंस की, 1 औंस, ये भी कभी कभी आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 औंस बराबर क्या होता है, तो 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम ये हमारा होता है। यानी कि 1 औंस में कितना होता है, तो 1 औंस में हमारा 28.35 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है मापन की पद्धतियाँ होती हैं और अलग अलग मापन की इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले मार्किंग मीडिया की तरफ। अगला मार्किंग मीडिया है हमारा लेआउट डाई। ठीक है, अगला मार्किंग मीडिया है हमारा लेआउट डाई। ये भी क्या है, ये एक स्याही की तरह होता है, जो कि बना बनाया कैसा मिलता है, मार्केट में मिलता है। तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, धातु की सरफेस पर लगा लेते हैं, और जब ये सूख जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी जॉब पर हमको मार्किंग करनी रहती है हम उस पर मार्किंग कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर है लेआउट डाई। ठीक है, तो आप बस इसमें एक ले लीजिए, एक स्याही की तरह होता है, एक स्याही की तरह होता है जिसे धातु पर ब्रश की सहायता से लगाया जाता है, ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बना बनाया आता है, तो इसको लगा के हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो हमारा आता है, चौथे नंबर पर मार्किंग मीडिया आता है हमारा वाइट कोटिंग। वाइट कोटिंग, अब ये वाइट कोटिंग कुछ नहीं होता है, क्या होता है, चाक का जो पाउडर होता है, यानी कि आप उसे सीधा सीधा चूना भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल करते थे हम लोग क्या करते थे, वही जो है चाक का पाउडर ही उपयोग करते थे। तो चाक का पाउडर प्लस पानी। ठीक है, प्लस इसी में हम लोग क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा एल्कोहल। तो अब एल्कोहल से प्रश्न पूछता है कि एल्कोहल क्यों मिलाते हैं, तो धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, यानी कि जब हम लोग एल्कोहल मिला देते हैं तो पानी उसमें होता है, पानी अब क्या कर देगा, धातु अगर हमारी लौह धातु है तो क्या कर देगा, उसका जंग लग जाएगा, यानी कि उस पर रस्टिंग कर देगा, कोरोजन कर देगा। तो उससे बचाने के लिए तो एल्कोहल क्या करता है, जंग को रोकता है, जंग को रोकता है। ये सभी पॉइंट वाइज आपको चीज़ें लिख लेनी है। ठीक है, कि एल्कोहल किस लिए मिलाया जाता है, तो एल्कोहल क्या काम करता है, जंग को रोकने का काम करता है, और दूसरा मार्किंग मीडिया को जल्दी सूखने में मदद करता है। ठीक है, जल्दी सूखने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, अब हम मार्किंग, अपने ऐसा तो है नहीं कि हमने उस पर मार्किंग मीडिया लगा दिया, हम 1 घंटे इंतजार करें कि वो सूखे तब हम उस पर मार्किंग करें। हमको क्या करना है, ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, वो जो है सूख जाए, ताकि हम क्या करें, जल्दी से हम लोग अपनी मार्किंग कर सकें। ठीक है, 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा वार्निश एंड पेंट। ठीक है, 5वें नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है हमारा वार्निश एंड पेंट। पांचवें नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है हमारा वार्निश एंड पेंट। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग स्टील के लिए किया जाता है मुख्यतः। ठीक है, इसका उपयोग स्टील या फिनिश, ठीक है, मान लीजिए हम कोई चीज़ भूल गए, हमने स्टील फिनिश कर लिया, कोई जो फिर उस पर मार्किंग करनी है, तो देखिए उस पर और कोई चीज़ें, यानी कि चाक लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं, चाक का पाउडर का पानी लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं, तो उस पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वार्निश एंड पेंट का उपयोग, यानी कि इसका उपयोग स्टील और फिनिश सरफेस के साथ किया जाता है।
सरफेस के साथ किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा मार्किंग मीडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग टूल की तरफ। ठीक है, मार्किंग टूल जो हमारे कर्मशाला में प्रयोग होते हैं, यानी कि जो वर्कशॉप में उपयोग होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कई से टूल होते हैं, जैसे हमारा स्क्राइबर हो गया, डिवाइडर हो गया, पंच हो गया, ट्रेमेल हो गया, वी ब्लॉक हो गया, सरफेस जो प्लेट हो गई। तो इस तरीके के जितने भी टूल हैं हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, और जहाँ से यानी कि उनसे जहाँ से प्रश्न बनता है उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फालतू की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्राइबर। सबसे पहले आपको नोट लगा के एक पॉइंट लिख लेना है कि जितने भी हमारे मार्किंग टूल होते हैं सभी किसके बने होते हैं, सभी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो अगर आपसे जैसे मार्किंग टूल पूछे, हमारा जो डॉट पंच है, हमारा पंच है, किसका बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का। डिवाइडर भी हम कभी कभी माइल्ड स्टील से भी बनाते हैं, लेकिन उसकी क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं। तो ये HCS का भी बना होता है, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है, माइल्ड स्टील का भी बना होता है। लेकिन अगर आपको हाई कार्बन स्टील दिया तो हाई कार्बन स्टील आपको मारना है। स्क्राइबर किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। तो आप एक बात नोट लगा के लिख लीजिए कि सभी मार्किंग टूल हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। सभी जो मार्किंग टूल होते हैं किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो ये बात आपको नोट लगा के लिख लेनी है। तो मार्किंग टूल में से कोई भी प्रश्न पूछे किस मटेरियल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। मैं अलग से सबके साथ ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको मैंने शुरू में बता दिया कि सभी मार्किंग टूल किसके बने होते हैं, सभी मार्किंग टूल हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्राइबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरोचनी। ठीक है, अब स्क्राइबर का फिगर मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे हमारा स्क्राइबर होता है। लेकिन स्क्राइबर हमारा 3 तरह का होता है। कैसा कैसा, पहला होता है हमारा स्ट्रेट, ठीक है, दूसरा हमारा होता है बेंट, दूसरा हमारा क्या होता है, बेंट स्क्राइबर यानी कि मुड़ा हुआ स्क्राइबर, और तीसरा होता है एडजस्टेबल। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेट स्क्राइबर ये हो गया। ठीक है, फिर कभी कभी क्या करते हैं, जहाँ पे हमको अलग तरीके का आवश्यकता पड़ती है तो हम स्क्राइबर को कैसा कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे यहाँ पे भी टिप बनाते हैं और यहाँ पे भी टिप बनाते हैं। तो इससे कोई प्रश्न बनता नहीं है कि बेंट स्क्राइबर का उपयोग कहाँ करते हैं। नॉर्मली जहाँ पे हम स्ट्रेट स्क्राइबर का उपयोग नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग बेंट स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। एडजस्टेबल में क्या हो गया, यहाँ पे एक स्लॉट कटर रहता है जिससे इसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। अब देखिए जो प्रश्न आपको याद रखना है वो पूछता है कि जो इसकी टिप का एंगल होता है वो कितना होता है, यानी कि जो स्क्राइबर की टिप का एंगल कितना होता है। तो स्क्राइबर की टिप का एंगल होता है 3 से 15 डिग्री। ठीक है, कितना होता है स्क्राइबर की टिप का एंगल, स्क्राइबर की टिप का एंगल 3 से 15 डिग्री होता है। और कहीं कहीं बुक में आपको 12 से 15 डिग्री भी दिया रहता है, तो आप क्या करिए 12 से डिग्री से 15 डिग्री इसको कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुख्यतः जो एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहता है वो यही रहता है, कितना होता है इसके जो टिप का एंगल होता है 12 से 15 डिग्री, और यही प्रश्न आपसे जो है पूछा जाता है। और लंबाई और इसके व्यास से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप देख लीजिए इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 200 mm तक होती है, और व्यास कितना होता है, व्यास लगभग 5 mm होता है। यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कर दिया, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। स्क्राइबर से जो एक प्रश्न बनता है वो यही है कि ये किस मटेरियल का बना होता है। मटेरियल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सभी जितने हाई मार्किंग टूल होते हैं किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के। और जो दूसरा प्रश्न बनता है कि इसकी जो टिप का एंगल कितना होता है, तो इसकी टिप का एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। तो यहाँ से जो 2 प्रश्न बनते थे बस यही बनते थे। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा जो मार्किंग टूल है वो है हमारा डिवाइडर, यानी कि विभाजक। ठीक है,
डिवाइडर, ठीक है। अब डिवाइडर का सबसे पहले क्या पूछता है, मटेरियल। मटेरियल मैंने आपको बता दिया किसका, हाई कार्बन स्टील। दूसरा यूज पूछता है कि डिवाइडर का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है। तो इसका उपयोग आप लिख लीजिए, किसी रेखा को समान भागों में बांटने में तथा छोटे वृत्त खींचने में डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका जो साइज पूछता है, साइज इसका खुलने के आधार पे लिया जाता है, कितना होता है 150 से 300 mm, ठीक है। बात करें इसकी जो नोक की लंबाई होती है, यानी कि टिप आप इसको बोल सकते हैं, इसकी जो टिप की लंबाई होती है कितनी होती है 20 से 30 mm, यानी कि ये नोक की बात हो रही है, इसकी लंबाई जो कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 20 से 30 mm। साइज कहाँ कितना होता है 150 से 300 mm। इसका जो उपयोग है क्यों किया जाता है, यानी कि किसी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए। यानी कि मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इस रेखा को ऐसे खींच दिया, अब हमको क्या करना है, इसको 10 भागों में 10 समान भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर की सहायता से एक पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस रेखा को जितने भी समान भागों में बांटना रहेगा हम क्या करेंगे, बांट सकते हैं। दूसरी बात क्या है, छोटे वृत्त खींचने में डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। अब ये तो हो गया इसका उपयोग। अब जो कंफ्यूजन आता है वो कहाँ से आता है, इसका उपयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे नोट लगा के लिखिए क्या, कि इसका उपयोग आयाम, कोष्टक में आप लिखिए दूरी स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि वो किसका काम होता है, वो होता है कैलिपर का काम। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं वर्कशॉप में काम करते हैं, हमको कोई दूरी स्थानांतरित करना रहता है तो हम डिवाइडर की सहायता से कर लेते हैं। यानी कि इसके बीच में कोई दूरी लिया और स्केल से लेके नाप लिया, लेकिन ये डिवाइडर का काम नहीं है। ये काम किसका है, ये कैलिपर का काम है। तो हाँ, जब एग्जाम में दे देता है ऑप्शन तो हमने वर्कशॉप में किया रहता है वैसे, लेकिन वो गलत तरीका है। तो हमको क्या रहता है, हमको याद रहता है कि अरे यार इसका उपयोग तो हम लोग दूरी स्थानांतरित करने में भी करते थे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन वो ऑप्शन हमारा क्या होता है, वो ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिवाइडर के बारे में आपको क्या रखने हैं, इतने पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। अब आइए हम लोग तीसरे जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा पंच, ठीक है। तीसरा जो हमारा मार्किंग टूल है वो है पंच। ठीक है, तो ये मैंने पंच का फिगर बना दिया है, ठीक है। आप देखिए पंच से क्या बनता है, 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। जो हमारा क्या होता है, पहला टिप का एंगल होता है। तो सबसे पहले आइए इसका साइज देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, लगभग 100 mm होती है, ठीक है। इसकी जो पंच की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 100 mm तक होती है लगभग। और जो व्यास होता है वो कितना होता है, व्यास होता है 10 से 12.5 mm। यहाँ पे आप लंबाई 100 से 150 mm कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 150 mm तक भी होता है। ये दो चीज़ें हो गई। अब देखिए जो अगला प्रश्न आता है, पंच हमारे टाइप, यानी कि कितने तरह के हमारे पंच होते हैं। तो पहला हमारा पंच कौन सा होता है, पहला होता है हमारा प्रिक पंच, ठीक है, प्रिक पंच। दूसरा हमारा क्या होता है, डॉट पंच, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है सेंटर पंच, सेंटर पंच, ठीक है। 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, 3 तरह के हमारे पंच होते हैं। अब इसका उपयोग सबसे पहले इसका टिप का एंगल देखते हैं। तो इसका जो टिप का, यानी कि ये वाला जो नोक का ये एंगल जो बनता है ये कितना होता है, ये होता है 30 डिग्री। तो पहला प्रश्न आपका
पंच से यहाँ से बन गया कि जो प्रिक पंच का एंगल होता है, टिप एंगल होता है, वो कितना होता है, वो होता है 30 डिग्री। दूसरा इसका उपयोग पूछता है, तो इसका उपयोग गर्म जॉब पर, ठीक है, यानी कि अगर हमारी कोई जॉब क्या है, गर्म है, गर्म जॉब पर लाइनों को पक्का करने में, लाइनों को पक्का करने में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रिक पंच। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा डॉट पंच होता है। डॉट पंच का एंगल भी आपसे पूछा जाता है, तो डॉट पंच का एंगल कितना होता है, डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये बन गया प्रिक पंच से कि इसका टिप का एंगल कितना होता है, दूसरा इसके यूज से बन गया कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तीसरा प्रश्न बना डॉट पंच से कि डॉट पंच की टिप का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अब इसका उपयोग क्या किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो लाइनों को पक्का करने में, लाइनों को पक्का करने में एवं छोटे चिन्ह बनाने में, छोटे चिन्ह बनाने में, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया, 4 प्रश्न हो गए। पांचवा प्रश्न क्या पूछता है, सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो सेंटर पंच का एंगल होता है 90 डिग्री। छठवां प्रश्न क्या हो गया, इसका उपयोग, तो ड्रिल होल बनाते समय, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ड्रिल होल बनाते समय सेंटर मार्क करने में, सेंटर मार्क करने में। तो कहीं भी अगर आ जाए ड्रिल होल के लिए जो मार्क हम लोग बनाते हैं किसकी सहायता से बनाते हैं, सेंटर पंच की सहायता से। ये जो प्रश्न हैं ये हर बार एग्जाम में जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है पूछा गया 7वां प्रश्न पंच से क्या बनता है कि इस पर जो नर्लिंग है, आपको ये जो पता है जो हरे से मैंने दिखाया है, ये क्या है, नर्लिंग ऑपरेशन है जो हम लोग किस पे करते हैं, लेथ पे करते हैं। तो इस पे पूछता है कि नर्लिंग हम क्यों करते हैं। तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, पंच की सहायता से क्या कर सकते हैं, पंचिंग करते हैं, तो इस पर क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं। तो पंच हमारे हाथों से फिसले ना, इसलिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, इसलिए हम लोग उस पर नर्लिंग करते हैं। अब देखिए ये जो नर्लिंग की गई, नर्लिंग भी कई तरह की होती है। तो कभी कभी आपको ऐसा एक फिगर दे के पूछ लेता है, यानी कि जैसे मैंने ये नर्लिंग की है, ठीक है, तो नर्लिंग देखिए ऐसे है ना, एक पैरेलल लाइन ऐसे तिरछे तिरछे हैं किसी कोण पर और दूसरी पैरेलल लाइन ऐसे है किसी कोण पर। तो पूछता है कि ये किस तरह की नर्लिंग है, तो ये हमारी कौन सी नर्लिंग होती है, ये हमारी होती है डायमंड नर्लिंग, ठीक है। ये हमारी कौन सी नर्लिंग होती है, ये होती है हमारी डायमंड नर्लिंग। जब हम लोग वहाँ पे लेथ के ऑपरेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो सभी चीज़ें मैं वहाँ पे विस्तार से बताऊंगा। तो पंच से आपको क्या रखनी है, पंच से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथे अपने मार्किंग टूल की तरफ, जो कि हमारा क्या है, जो कि है हमारा ट्राइमेल, ठीक है। अब देखिए ट्रेमल सिंपल होता है, सभी को पता है इसका उपयोग। ट्रेमल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ट्रेमल का उपयोग हम लोग बड़े वृत्त खींचने में करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई सीट है, ठीक है, कोई हमारी क्या है, कोई हमारी सीट है, उस पर हमको क्या करना है, उस पर हमको एक बड़ा सा वृत्त बनाना है, ठीक है, बड़ा सा एक वृत्त बनाना है। यानी कि मान लीजिए हमारी सीट की साइज़ है वो क्या है, बहुत बड़ी है, तो हमारा डिवाइडर से यानी कि विभाजक से काम तो चलेगा नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वृत्त बनाना है तो हम क्या चाहिए, एक बड़ा प्रकार चाहिए। यानी कि एक तरह से ट्राइमेल हमारा क्या है, ट्राइमेल हमारा एक बड़ा गोला प्रकार है। तो आइए हम लोग ट्राइमेल को थोड़ा सा देख लेते हैं। चौथे नंबर पे जो हमारा मार्किंग टूल है वो है ट्राइमेल, ठीक है। अब देखिए ट्राइमेल का जो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बीम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टिप हो गया, ये हमारा सिंपली स्क्रू हो गया। स्क्रू क्या काम करता है, स्क्रू जो हमारी ये फ्लेक्सिबल आर्म है, ये वाली जो आर्म है, इसको इधर उधर क्या करता है, खिसका के हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमको बहुत बड़ा वृत्त खींचना है तो हमने क्या किया, इस आर्म को खिसका के एकदम इधर कर दिया, तो क्या होगा, जो वृत्त बनेगा वो बड़ा बनेगा। छोटा वृत्त खींचना है तो हमने इन दोनों आर्म को पास कर दिया और एक आर्म को यानी कि ये वाला जो टिप है इसको सेंटर पे रख दिया और इस वाले को चारों तरफ ऐसे घुमा दिया, तो हमारी क्या हो गई, मार्किंग हो गई। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत यहाँ पे टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है।
तो जो हमारी बीम होती है किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। और जो हमारा ये टिप होता है ये सब किसके बने होते हैं, ये SCS यानी कि हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है उपयोग पूछा जाता है, इसका जो है उपयोग पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े वृत्त खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लिख लीजिए फिर भी, बड़े वृत्त खींचने में, ठीक है। साइज इसका कितना होता है, साइज इसका होता है 150 से 500 mm। अगर हम इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो 15 से 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि जो ट्रायमेल में क्या होती है, तीसरा जो प्रश्न बनता है क्या होती है, बीम की लेंथ बताइए, बीम की लेंथ कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे स्पेशली पूछाता है। तो बीम की जो लेंथ होती है, बीम की लेंथ होती है 15 से 50 सेंटीमीटर, या इसी को mm में लिखें तो 150 से 500 mm। और यही क्या होता है, यही हमारा जो ट्रायमेल का साइज होता है। तो कभी कभी साइज भी आपसे पूछ लेता है, कभी कभी अलग से जो बीम की लंबाई है वो भी आपसे पूछ लेता है। तो साइज भी आपको पता होना चाहिए और जो बीम की लंबाई है वो 150 से 500 mm ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा अगला मार्किंग टूल है वो है हमारा वी ब्लॉक। ठीक है, तो वी ब्लॉक बेसिकली क्या है, सपोर्टिंग टूल है। यानी कि जब हमको क्या किसी गोल जॉब पर क्या करनी पड़ती है, मार्किंग करनी पड़ती है, गोल जॉब पर मार्किंग करनी रहती है, तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि गोल जॉब को सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हम लोग किसका करते हैं, हम लोग वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। तो वी ब्लॉक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताऊँगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में फिगर देता है और उससे क्या बनते हैं, उससे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वी ब्लॉक होते हैं क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो वी ब्लॉक मार्किंग करते समय किसी गोल जॉब या सर्कुलर जॉब या बेलनाकार जॉब क्या करने के लिए, सहारा देने के लिए या पकड़ने के लिए हम लोग किसका करते हैं, सहारा देने या पकड़ने के लिए हम लोग वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वी ब्लॉक कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वी ब्लॉक, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, ये 5वां हमारा टूल है वी ब्लॉक। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी ब्लॉक का ग्रेड। वी ब्लॉक के ग्रेड से भी हमारे क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो 2 ग्रेड के हमारे वी ब्लॉक होते हैं, पहला होता है ए ग्रेड और दूसरा हमारा क्या होता है, बी ग्रेड। ठीक है, 2 ग्रेड के हमारे क्या होते हैं, 2 ग्रेड के हमारे वी ब्लॉक होते हैं। पहला कौन सा होता है, ए ग्रेड, और दूसरा क्या होता है, बी ग्रेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये अधिक परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, जो हमारे ए ग्रेड के ब्लॉक होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से कहाँ बनता है कि इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 100 mm लंबाई तक ये पाए जाते हैं, 100 mm लंबाई तक ये क्या होते हैं, ए ग्रेड के पाए जाते हैं। दूसरा इनका जो मटेरियल पूछता है कि आपसे पूछेगा कि ए ग्रेड के वी ब्लॉक किस मटेरियल के, यानी किस पदार्थ के बने होते हैं। तो ये बने होते हैं हाई क्वालिटी स्टील, हाई क्वालिटी स्टील। ठीक है, अब आ जाते हैं बी ग्रेड पे। तो ये अपेक्षाकृत आपको याद रखना है, ये ए ग्रेड से क्या होते हैं, कम परिशुद्ध होते हैं। ये अपेक्षाकृत कम परिशुद्ध होते हैं, यानी कि जो इनकी एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनता है लंबाई। तो ये इनकी जो ये अधिक लंबाई तक पाए जाते हैं, यानी कि अधिक ज़्यादा लंबी मतलब जॉब को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो 300 mm लंबाई तक क्या किए जाते हैं, लंबाई तक पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे बी ग्रेड के क्या होते हैं, बी ग्रेड के जो हमारे वी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, इनका मटेरियल देखिए, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के हमारे ये वाले जो वी ब्लॉक हैं, यानी कि बी ग्रेड के वी ब्लॉक हैं, ये बने होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इनके टाइप्स के बारे में।
हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वी ब्लॉक के टाइप के बारे में देखेंगे। तो एक दो टाइप मैं आपको बता दूंगा, तो उसके बाद इसके टाइप से जो भी प्रश्न बनेगा वो आप क्या हो जाएंगे, वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो टाइप होता है वी ब्लॉक का वो हमारा क्या है, वो है हमारा पहला जो टाइप है वो है हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, अब आपको इससे कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं फिगर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, आपको यहाँ पे समझना है लेवल क्या है और ग्रूव क्या है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा लेवल। यानी कि अगर आपका जो वी ब्लॉक है, वी स्लॉट है, वो किधर कटा हो, एक ही साइड कटा हो। देखिए इधर क्या नीचे से कोई वी स्लॉट कटा है, नहीं कटा है, एक साइड, यानी कि सिर्फ एक साइड इसमें क्या कटा है, वी स्लॉट कटा है। तो अब वी स्लॉट का एंगल भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 90 डिग्री। तो सिर्फ एक साइड इसमें वी स्लॉट कटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल। तो सिंगल लेवल क्या है, लेवल आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है, सिंगल ग्रूव। तो देखिए यहाँ पे जो इसके बगल में ग्रूव कटा है, अब ये ग्रूव कटा क्यों होता है, तो ये ग्रूव कटा होता है जैसे भैया हम लोग सिंगल वी ब्लॉक पे क्या करेंगे, किसी चीज़ को होल्ड करेंगे, तो वी ब्लॉक को भी हम लोग क्या करेंगे, किसी मशीन पे या किसी ऐसे सरफेस पर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, जिससे क्या हो, ये वी ब्लॉक भी हमारा हिले नहीं। तो ये यहाँ पे जो स्लॉट कटे होते हैं, ये वी ब्लॉक को बेसिकली, जो हमारी अगर टेबल है, किसी शेपर में हम इसको पकड़ रहे हैं, किसी मिलिंग मशीन में हम इसको पकड़ रहे हैं वी ब्लॉक को, तो इसकी वजह से, यानी कि वी ब्लॉक को पकड़ने के लिए क्या होते हैं, इस पर एक स्लॉट कटे होते हैं, यानी कि ग्रूव कटे होते हैं। तो इसी ग्रूव को हम लोग कहेंगे ग्रूव, यानी कि सिंगल ग्रूव। आप देखिए यहाँ पे सिंगल लेवल, यानी कि जो यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है वो एक ही दिशा में कटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल। और सिंगल ग्रूव, तो यहाँ पे जो ग्रूव कटा हुआ है ये क्या है, सिंगल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, तो अगर मैं देखिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, जो नंबर ऑफ ग्रूव्स है वो क्या कर दूँ, वो 2 कर दूँ। कैसे, देखिए ऐसे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ग्रूव कटा, यहाँ पे 2 ग्रूव कट गया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, अब इस वी ब्लॉक का, यानी कि देखिए 2 स्लॉट, एक स्लॉट यहाँ पे, एक स्लॉट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने स्लॉट हो गए, यहाँ पे 2 ग्रूव हो गए। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल डबल ग्रूव। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल ग्रूव वी ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे लेवल तो सिंगल ही है, यानी कि जो वी स्लॉट है, वी खांचा है, वो एक ही तरफ कटा हुआ है, लेकिन जो ये स्लॉट है, यानी कि जो ग्रूव है इस वी ब्लॉक को होल्ड करने के लिए, इनकी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल डबल ग्रूव, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो टाइप है, ये हमारा दूसरा टाइप था, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरा टाइप देखिए, तीसरा टाइप क्या हो सकता है। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इधर साइड भी क्या कर दिया, एक वी स्लॉट काट दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्लॉट बना दिया इस वी ब्लॉक को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यानी कि वी स्लॉट इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो लेवल क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे इसका तीसरे का नाम क्या हो जाएगा, डबल लेवल। ठीक है, तीसरे का क्या नाम हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रूव। ठीक है, डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रूव है, यहाँ पे जो स्लॉट है वो एक ही कटा हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं, यानी कि जो वी स्लॉट है, ये क्या हो गया, ये दोनों तरफ कट गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल लेवल, क्योंकि दो वी स्लॉट कटा हुआ है, सिंगल ग्रूव, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ग्रूव कटा हुआ है, वी ब्लॉक। तो ऐसे फिगर दे के आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्न में से, मान लीजिए अगर एक फिगर दिया तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं,
4 फिगर दे देगा, कहेगा कि बताइए निम्न में से कौन डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे डबल स्लॉट कर दे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे डबल स्लॉट कर दे, तो क्या हो जाएगा, अब आप मेरी बात को क्या कर रहे होंगे, समझ ले रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल लेवल डबल ग्रूव, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे वी ब्लॉक से तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने 6वें मार्किंग टूल की तरफ, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है ऑड लेग कैलिपर, ठीक है, ऑड लेग कैलिपर। तो ऑड लेग कैलिपर के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैलिपर हमारा मेजरमेंट टूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो ऑड लेग कैलिपर क्या है, एक कैलिपर ही है, तो वहाँ पे कैलिपर का जो टाइप था उसमें मैंने आपको ऑड लेग कैलिपर के बारे में पढ़ा दिया था। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा उन लोगों को उस चीज़ के बारे में पता होगा। तो 6वें नंबर पर हमारा आता है ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बाकायदा फिगर उगर बता के आपको बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ ऑड लेग कैलिपर से जो प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं एक बार फिर से 2 मिनट में डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो ऑड लेग कैलिपर से प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हर्माफ्रोडाइट और जेनी कैलिपर, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑड लेग कैलिपर को और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और जेनी कैलिपर के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने में, गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किसी जॉब के समांतर लाइनें खींचने में। तो ये सभी चीज़ें मैंने बाकायदा फिगर वगैरह से समझाई हुई हैं। तो आप शुरू से सभी लेक्चर्स क्या हुआ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख डालिए, सभी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑड लेग कैलिपर। 7वें नंबर पर जो हमारा मार्किंग टूल आता है वो आता है हमारा सरफेस प्लेट, ठीक है। 6वें नंबर पर जो हमारा मार्किंग टूल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सरफेस प्लेट। तो देखिए जो सरफेस प्लेट का बेसिकली उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, किसी भी जॉब की समतलता को चेक करने में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं। लेकिन छोटे जॉब की मार्किंग में भी हम लोग क्या करते हैं, छोटे जॉब की मार्किंग में भी हम लोग सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं। अब देखिए सरफेस प्लेट मटेरियल के आधार पर अगर हम बात करें तो 2 तरह की होती है, ठीक है। मटेरियल के आधार पर जो हमारी सरफेस प्लेट होती है 2 तरह की, पहली होती है कास्ट आयरन, 3 तरह की आप मान लीजिए, पहली होती है कास्ट आयरन, दूसरी होती है ग्रेनाइट और तीसरी होती है हमारी ग्लास, ठीक है। और जॉब के आधार पर यानी कि कार्य के आधार पर हमारी जो सरफेस प्लेट होती है 3 तरह की होती है। पहली होती है वर्कशॉप सरफेस प्लेट, दूसरी होती है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और तीसरी होती है हमारी मास्टर सरफेस प्लेट। तो इन तीनों से जो प्रश्न बनता है, यानी कि शुरू से जो मटेरियल के आधार पर प्रश्न बनता है तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो कार्य के आधार पर जो हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और मास्टर सरफेस प्लेट, इनकी परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी लिमिट जो है आपसे पूछी जाती है कितनी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा 7वां टूल है सरफेस प्लेट, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। मटेरियल के आधार पर पहला हो गया हमारा कास्ट आयरन, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया ग्रेनाइट, तीसरा हो गया हमारा ग्लास यानी कि कांच, ठीक है। अब ग्रेनाइट से कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है तो ये क्या होता है, एक तरह का पत्थर होता है। ग्रेनाइट का हमारा क्या होता है, ग्रेनाइट हमारा एक तरह का पत्थर होता है, ठीक है। कास्ट आयरन में कौन सा कास्ट आयरन, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। तो देखिए सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बस आपको क्या करना है इस लेक्चर में बने रहना है और
चैनल को अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो देखिए अब यहाँ से मैं इतना धीरे और डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको इस समय पता है जो है सर कोरोना का समय सिस्टम चल रहा है। तो कोई भी एग्ज़ाम आप 2-3 महीने से पहले आप ये भले कोई कहे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन 2-3 महीने से पहले लगभग आपका कोई एग्ज़ाम होना नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से हमारी क्या बढ़ रही है, जिस रफ्तार से हमारी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ये चांस कोई नहीं लगी कि कोई एग्ज़ाम कराया जाए। तो आप क्या करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे गाँव में बोलते हैं ना, ठाई के पढ़ ला, तो अब ठाई के पढ़ ला ताकि जब एग्ज़ाम हो तब तो एग्ज़ाम निकाल। ठीक है, सिंपल वही चीज़ है। तो आप क्या करिए, अभी जो चीज़ें हैं उसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास, शॉर्टकट कोई नहीं होता। सफलता के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और लग के मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं सभी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप फिटर से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी NCL में वैकेंसी आई हुई है जिसका आज 3 अगस्त 4 अगस्त है, 3 अगस्त से जिसका फॉर्म शुरू हो चुका है। ठीक है, तो उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। CTI अगर आपने इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर UPREL में जो वैकेंसी आई अगर आपने उसका फॉर्म भरा है तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। DRDO इसरो के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं सब मैं बताऊंगा, साथ ही मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी हमारे 8-10 लेक्चर हो जाएं तो मैं 8-10 लेक्चर में जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं मैं वहाँ पे आपको उसके क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करूँगा। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो क्विज है वहाँ पर ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेज आपको मिलती रहे। ठीक है, तो जो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट होती है किसकी बनी होती है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। और ग्रेनाइट की जो सरफेस प्लेट होती है एक तरह का पत्थर होता है, और इस पत्थर की विशेषता क्या होती है कि इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस पे क्या होता है, स्क्रैच भी नहीं आता है। यानी कि इस पर क्या होता है, स्क्रैचिंग भी अगर होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि इसकी शुद्धता पर अगर स्क्रैचिंग हो भी जाती है तो जो इस सरफेस प्लेट की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कांच का उपयोग किया जाता है, छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कार्य के आधार पर सरफेस प्लेट को डिवाइड करते हैं। तो कार्य के आधार पर जो हमारा सबसे पहला सरफेस प्लेट है वो है हमारा वर्कशॉप सरफेस प्लेट। तो आइए हम लोग कार्य के आधार पर इसको बांट लेते हैं। पहला है हमारा वर्कशॉप सरफेस प्लेट। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ से प्रश्न बनता है वो बनता है शुद्धता से। मैंने आपको पहले बताया कि एक्यूरेसी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट होती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है यानी कि जो उसकी शुद्धता होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 0.025 mm। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि इतनी mm शुद्धता तक ये क्या कर सकता है, किसी भी जो हमारी फ्लैटनेस है उसको क्या कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है, आप लिख लीजिए, इसका उपयोग पूछा भी जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है, शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यानी कि जैसे अगर हमको वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता चेक करनी है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का। अब बात आती है इसकी शुद्धता आपसे पूछी जाती है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है 0.0025 mm होती है।
यानी कि जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 0.0025 mm। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं मास्टर सरफेस प्लेट की तरफ। मास्टर सरफेस प्लेट, ठीक है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने में इसका उपयोग, यानी कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता चेक करनी है, हम लोग किसका करेंगे, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का उपयोग करेंगे। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता चेक करनी है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मास्टर सरफेस प्लेट का उपयोग करेंगे। और इसका जो आपसे पूछा जाता है एक्यूरेसी, यानी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.000025 mm, यानी कि इतनी शुद्धता के साथ ही क्या कर सकता है, किसी भी सरफेस की क्या कर सकता है, सरफेस की जांच कर सकता है। तो इतने ही हमारे क्या थे, इतने ही हमारे मुख्य मार्किंग टूल थे। अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभी मार्किंग ऑफ टेबल होता है। एक मार्किंग ऑफ टेबल यानी कि जिस पे रख के हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो मुख्यतः वो कास्ट आयरन की बनी होती है, यानी कि ऐसे हमारी कुछ टेबल होती है, बीच में यहाँ पे नाली कटी होती है जिसमें सभी क्या मार्किंग टूल्स रखे रहते हैं। तो ये कभी आपसे पूछा है कि जो मार्किंग टेबल होती है वो क्या होती है, वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो हमारी बनी होती है कास्ट आयरन की। अब एक प्रश्न आपसे और बनता है, वो क्या है, वो है हमारा मार्किंग आउट। ठीक है, मार्किंग आउट क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछता है कि मार्किंग आउट क्या है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो मार्किंग आउट है किसी जॉब से पहले, किसी जॉब को बनाने से पहले उस पर मार्किंग करने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्किंग आउट कहते हैं। ठीक है, तो मार्किंग आउट आप यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए मार्किंग आउट। मार्किंग आउट, ये प्रश्न भी आपसे पूछता है कि मार्किंग आउट ऑपरेशन है क्या। ठीक है, जॉब बनाने से पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, जॉब बनाने से पहले उस पर मार्किंग की क्रिया को ही, मार्किंग की क्रिया को ही क्या कहते हैं, मार्किंग आउट कहते हैं, मार्किंग आउट कहते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, मार्किंग आउट। अगर आपसे ऑप्शन में दे तो आपको बस ये कहना है कि मार्किंग बनाने से, जॉब बनाने से पहले उस पर क्या होती है, जो मार्किंग की जाती है वही हमारी क्या होती है, वही क्रिया हमारी क्या होती है, वही क्रिया हमारी मार्किंग आउट होती है। तो मार्किंग टूल से मैंने जितने भी प्रश्न बनते थे आपको उसको क्या किया, कराने का प्रयास किया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में तो आप कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब लगा हो कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ मन क्यों लगता है, कम क्यों लगता है ऐसी क्लासेज में, क्योंकि क्लासेस थोड़ी लंबी होती हैं और मार्किंग टूल वगैरह हम लोगों ने पढ़े होते हैं। लेकिन मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से मैं ये सभी चीज़ें पॉइंट वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही जो हमारे आगे लेक्चर यानी कि जो हमारा खराद हो गया, जो हमें कठिन लगता है, यानी कि लेथ मशीन हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, टैप एंड डाई हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ट्विस्ट ड्रिल हो गया, जितनी भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजिंग लगती हैं सभी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसी से हम लोग को क्या मिलता है, उसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि यहाँ पे NCL, CTI, UPRNL जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लासेज चल रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जो भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जो मैंने सिलेबस पहले लेक्चर में आपको डिस्कस किया है उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।